होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहा जाता है। इसके अंदर हम चार्ज और चार्ज के बिहेवियर को पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होती है या चार्ज का बिहेवियर क्या होता है। बेटा देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मकसद होता है बेटा स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। बेटा चार्ज को जब रेस्ट के अंदर स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं बेटा कि ये जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्योंकि यही चार्ज अगर मूव करेगी तो इसकी स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आ जाती है। तो हम कहते हैं कि चार्ज सिर्फ चार्ज तब रहती है जब वो रेस्ट में होती है। रेस्ट में उसका बिहेवियर प्योरली चार्ज वाला होता है। जब वो मूव करती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर भी आ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट करते हैं बेटा। अब इसके अंदर जब हमने चार्ज की स्टडी करनी है तो चार्ज के बारे में हमने पढ़ना होगा कि चार्ज होती क्या है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, चार्ज का मकसद आप ये ले सकते हैं कि ये कुदरती तौर पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर पाई जाने वाली एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, तो ऐसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहा जाएगा। ये किसके ऊपर होती है? ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होती है। जिस तरह से मास के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, इसके पीछे इसका रीजन अननोन है कि मास मास को किस वजह से अट्रैक्ट करता है। या अगर चार्ज के बारे में भी हम कहें तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर ऐसा क्या आ जाता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? चार्ज कहते हैं। तो आप कहोगे बेटा कि प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड protons due to which they exert electrostatic force on each other is called चार्ज बेटा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर मिलने वाली ये प्रॉपर्टी होती है बेटा। देखें, अब हम कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज होती है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होती है। लेकिन आपने इसके अंदर क्वार्क्स के बारे में भी पढ़ा है कि क्वार्क्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर जो चार्ज होती है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भी कम होती है। लेकिन अगर क्वार्क्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से भी अगर कम चार्ज होती है तो फिर हम छोटे से छोटी चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर क्यों कहते हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है
कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आजाद हालत में हमें चार्ज वाले पार्टिकल मिलते हैं, जबकि क्वार्क्स जो होते हैं वो हमें आजाद हालत में नहीं मिलते। क्वार्क्स बहुत ही थोड़े टाइम के लिए क्वार्क्स होते हैं, उसके बाद वो पार्टिकल्स बना लेते हैं। जैसे आपको पता है कि बुनियादी तौर पे हम पार्टिकल्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हेड्रॉन्स होते हैं और दूसरे लेप्टॉन्स होते हैं। हेड्रॉन्स वो पार्टिकल जो क्वार्क कॉम्बिनेशन से बने, ऐसे पार्टिकल जिनकी कॉम्बिनेशन से क्वार्क्स बने, जो क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन से बने, ऐसे पार्टिकल्स को हेड्रॉन्स कहा जाता है। हेड्रॉन्स के अंदर होते हैं बेरियंस। बेरियंस वो पार्टिकल है जो 3 क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। तो क्वार्क तो होते हैं वो से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो आजाद हैसियत में नहीं रहते। जैसे 3 क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन बनाते हैं और 3 क्वार्क्स मिलके न्यूट्रॉन बनाते हैं, और इनको कलेक्टिवली बेरियंस कहा जाता है, जो हेड्रॉन फैमिली का हिस्सा है। हेड्रॉन का मकसद है जो क्वार्क्स के बने हुए, और अगर 3 क्वार्क्स के बने हुए तो वो बेरियन है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं कि ये फर्दर डिविजेबल है। आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर डिविजेबल है, और इनको जब तोड़ा जाता है तो इसके टुकड़े जो होते हैं वो क्वार्क्स कहलाते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप प्रोटॉन को तोड़ोगे उसके 3 टुकड़े बनेंगे तो वो तीनों कहलाते हैं। न्यूट्रॉन को तोड़ो आप, उसके 3 टुकड़े बनेंगे, वो तीनों क्वार्क्स कहलाते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन होता है, ठीक है। और लेप्टॉन एक ऐसी चीज होता है जो किसी क्वार्क का बना हुआ नहीं है, वो डिविजेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की फैमिली अलग है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फैमिली अलग है। हेड्रॉन फैमिली है जिसमें इनकी कैटेगरी बेरियन है, ठीक है, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेप्टॉन फैमिली से ताल्लुक है, और वो किसी क्वार्क का बना हुआ नहीं है। जैसे फोटॉन है, वो भी इसी कैटेगरी से है कि फोटॉन भी किसी क्वार्क का बना हुआ नहीं है। पीएमसी के अंदर बार बार क्वेश्चन आ रहा था जब ये ऑनलाइन लेते थे, तो उसके अंदर ये था कि फोटॉन के अंदर कितने क्वार्क हैं। तो कैटेगरीज ध्यान में रखें कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन की कैटेगरी के अंदर आते हैं जो किसी भी क्वार्क के बने हुए नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हेड्रॉन फैमिली की बेरियन ग्रुप से आते हैं, जो कितनों के बने होते हैं, 3 क्वार्क के बने हुए, ठीक है। तो आप बहुत सारी जगहों पे क्वार्क्स का सुनते हो, लेकिन ये जो क्वार्क्स होते हैं ये आजाद हालत में ज्यादा देर तक ये जिंदा नहीं रहते, ये कोई न कोई पार्टिकल बना लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि छोटे से छोटी चार्ज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो कौन सी होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन होती है। तो बेटा जो आप चीज मुझे मैसेज करोगे उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब क्वार्क्स छोटी चार्जेस हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोटी चार्ज क्यों देता हूँ, ठीक है। जवाब क्या है, उसका जवाब ये है कि क्वार्क्स ज्यादा देर तक में ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते, ये इसका जवाब है, ठीक है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आप ज्यादा देर तक आजाद हालत में ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको इसके जवाब
ठीक है। तो आप कहोगे कि स्मॉलेस्ट चार्ज, क्योंकि मैं ये जो सेंटेंस लिख रहा हूं ना, ये आप सर्किल करे मुझे भेजने वाले हो, अभी भेजोगे मुझे पता है। स्मॉलेस्ट चार्ज existing is considered charge on इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बेटा ठीक, इसी सेंटेंस का मैंने जवाब आपको दिया है कि आजाद हालत में ये होते हैं। अब इसके होते बेटा कि ये क्वार्क्स क्या होते हैं। बेटा क्वार्क्स मैं लिख देता हूं कि ये क्वार्क्स क्या होते हैं। बेटा ये क्वार्क्स जो होते हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ हेड्रॉन्स। बेटा हेड्रॉन के अंदर ये सारे आ जाते हैं, खुद ब खुद आ जाते हैं बेटा। ठीक है, अब ये जो क्वार्क्स होते हैं बेटा, ये क्वार्क्स एक होता है बेटा अप, ठीक है बेटा, दूसरे जो होते हैं बेटा ये होता है डाउन। ठीक है, और ये जो अप होता है बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, मेरे ख्याल में 2/3 चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में 1/3 होती है बेटा चार्ज ऑन जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन। बेटा इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है और इनके ऊपर कौन सी होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बेटा, और इसके ऊपर होती है 2/3 ऑफ प्रोटॉन बेटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेटा कि इस तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल हो जो बेटा इससे भी छोटा होता है जिनके ऊपर ये चार्ज होती है, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्वार्क को कम छोटी चार्ज होती है क्वार्क की, लेकिन हम ये नहीं कहते कि छोटे से छोटी चार्ज जो हमें मिल सकती है वो क्वार्क के, क्योंकि क्वार्क हमें आजाद हालत में नहीं मिलते। जब प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को तोड़ा जाता है, आपस में टकरा के तोड़ा जाता है, तो उसके जो जरे जरे बनते हैं वो क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, जो वापस मिलके कोई पार्टिकल बना लेते हैं। इसलिए आजाद हालत में मिलने वाली छोटे से छोटी चार्ज किसके ऊपर होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन होती है। बेटा तीसरा होता है हमारे पास चार्म बेटा, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा स्ट्रेंज। इनके ऊपर वही सेम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होती है बेटा। और जो बेटा पांचवा होता है ये होता है बेटा टॉप, और जो सिक्स्थ होता है वो कौन सा होता है बेटा, बॉटम होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बेटा ये जो होता है ये बॉटम होता है बेटा। ठीक है, अब प्रोटॉन जो होता है बेटा, प्रोटॉन जो बना होता है ये U प्लस D बेटा, और जो न्यूट्रॉन होता है बेटा, ये न्यूट्रॉन जो होता है बेटा ये होता है U प्लस D बेटा डाउन। ठीक है, तो ये प्रोटॉन है, ये बेटा दो अप का और एक किसका बना होता है, डाउन का बना होता है, और ये जो न्यूट्रॉन होता है ये किसका बना होता है बेटा, डाउन का बना होता है। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इससे छोटी चार्जेस मिल सकती हैं बेटा। अब आप कहोगे बेटा कि ये जो सिमिलर चार्जेस होती है बेटा, एक जैसी चार्जेस होती है, सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस बेटा, लाइक चार्जेस, चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी बेटा, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस बेटा, अनलाइक चार्जेस जो होती हैं, अनलाइक चार्जेस बेटा जो होती है वो अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है बेटा।
और इनकी चार्जेस की दो किस्में होती हैं बेटा, एक पॉजिटिव होती है और एक कौन सी होती है, निगेटिव होती है, ये आपको पता है बेटा। अब देखिए बेटा, जो चार्ज होता है ना बॉडी, अब न्यूट्रल बॉडी का मकसद क्या है या चार्ज बॉडी का मकसद क्या है बेटा? न्यूट्रल बॉडी का मकसद ये नहीं होता कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मकसद होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर हो तो हम कहते हैं कि वो चीज जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, हर चीज चार्ज्ड पार्टिकल की ही बनी हुई है, क्योंकि हर चीज एटम की बनी हुई है, और एटम किसका बना हुआ है, प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। इसका मकसद है हर चीज चार्ज की बनी हुई है। और जब किसी भी चीज के अंदर इक्वल अमाउंट होती है प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या होती है बेटा, न्यूट्रल होती है। तो न्यूट्रल बॉडी का भी मैं लिख लेता हूं कि न्यूट्रल बॉडी को आप इस तरह से कहोगे कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज बेटा। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज होती है बेटा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होती है बराबर होती है। अब फिर बेटा अगर चार्ज बॉडी होती है, अगर किसी भी बॉडी के बारे में हम कहते हैं कि ये जो बॉडी होती है बेटा, ये चार्ज्ड बॉडी है बेटा। चार्ज बॉडी का मकसद क्या होता है बेटा? चार्ज बॉडी का मकसद है कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं बेटा, तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर नहीं है। अब देखिए बेटा, चार्ज बॉडी को करने का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज करने का मतलब है किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की तादाद को अनबैलेंस कर दे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को अनबैलेंस करने के तरीके या उसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग का प्रोसेस करते हैं। लेकिन जब कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो या वो पॉजिटिवली चार्ज होती है या नेगेटिवली। लेकिन बेटा अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके अंदर ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की होती है, क्योंकि बेटा प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी में निकलते हैं, लेकिन आप उसको चार्जिंग के प्रोसेस में नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पे होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसलिए प्रोटॉन नहीं निकल सकता न्यूक्लियस से। चार्जिंग के प्रोसेस में हमेशा निकलता जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पीछे उस बॉडी के ऊपर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती और हम कहते हैं कि वो चीज पॉजिटिव चार्ज हो गई है। अगर किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, हम कहेंगे वो नेगेटिव चार्ज बन गई। तो पॉजिटिव चार्ज होना या नेगेटिव चार्ज होने का जो रीजन होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब क्वेश्चन और उसका जवाब मैं दे देता हूं कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों होती है। बेटा चार्ज जो होती है उसका मकसद होता है इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का अनबैलेंस होना। प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो नहीं निकल सकता। अगर प्रोटॉन नहीं निकल सकता तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल के उस सिस्टम को अनबैलेंस कर सकते हैं। तो ये उस चीज का जवाब है कि प्रोटॉन क्यों नहीं निकल। ठीक है, क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये तीसरी बार मैं आपको जवाब दे चुका हूं। ठीक है, बॉडी
गेन्स, क्योंकि मैं ये जो सेंटेंस लिख रहा हूं मुझे पता है ये इनसर्किल होके वापस मेरे पास आएगा, इसलिए मैं उसका पहले जवाब दे रहा हूं। बॉडी गेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो बॉडी होती है ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज गेन करती है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर होता है, उसको निकालना आसान होता है। न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, अब बेटा इफ इलेक्ट्रॉन्स लीव अ बॉडी, ठीक है, इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन के निकलने से सर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगी, वो तो नेगेटिव है। देखें बेटा, इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव नहीं होती, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बेचारा चला जाता है तो पीछे प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, इसलिए होती है। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देता रहता हूं, इधर देता जाता हूं बेटा। इफ इलेक्ट्रॉन्स लीव, सॉरी इंटर अ बॉडी, लीव वाला हो गया बेटा। इफ इलेक्ट्रॉन्स इंटर अ बॉडी, इंटर अ बॉडी इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड बेटा। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज गेन कर लेती है बेटा। ठीक है, अब आप कहेंगे बेटा कि जब किसी भी चीज को चार्ज करते हैं तो मकसद ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव। प्रोटॉन का कोई भी चार्जिंग के प्रोसेस के अंदर रोल नहीं होता। अब किसी भी चीज को चार्ज जब हम करते हैं तो उसके मास पे असर होता है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन मास तो होता है ना। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी बॉडी से तो उसका मास तो कम हो जाना है। मीन्स जब कोई भी चीज निगेटिवली सॉरी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसका मास कम हो जाता है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन मास वाला पार्टिकल है और मास वाले पार्टिकल की ट्रांसफर जो होती है उसकी वजह से उसके मास पे असर होता है। क्वेश्चन ये होगा सर इलेक्ट्रॉन का तो मास हम समझते नहीं, थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 5 किलोग्राम की बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज करोगे तो वो 1 किलोग्राम रहेगी, बाकी कोई इतना मास पे फर्क नहीं होगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग के उसके मास पे फर्क पड़ता है, भले इलेक्ट्रॉन कितना ही छोटा हो लेकिन मास रखता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि when body is charged positively, then its mass decreases due to transfer of electron। ठीक है, when body is charged negatively, then its mass increases due to transfer ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज सबसे बड़ा मसला आज आप लोगों के लिए होना है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से पॉजिटिव कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से मास कैसे होता है। ये आज का सबसे बड़ा मसला है आपके लिए, मैं भी आपको बता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वजह से ही पॉजिटिव चार्ज होती है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज होती है, उसी की वजह से जो है वो मास पे असर भी होता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, मास जो होता है इंक्रीज भी होता है
डिक्रीज भी होते हैं। अब आ जाते हैं बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद है चार्ज का फैलाव। देखिए बेटा याद रखिएगा, चार्ज इंसुलेटर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, अब इंसुलेटर कैसे चार्ज होगा? सबसे बड़ी बात ये, इंसुलेटर चार्ज का कोई ताल्लुक इंसुलेटर कंडक्टर से नहीं होता। कंडक्टर इंसुलेटर करंट की बुनियाद पे होता है। चार्ज होने न होने की बुनियाद पे कोई मटेरियल इंसुलेटर कंडक्टर नहीं बनता। इंसुलेटर कंडक्टर करंट के फ्लो पे होता है। ठीक है, तो चार्ज इंसुलेटर भी हो सकता है, चार्ज कंडक्टर भी होता है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा मसला, इंसुलेटर कैसे चार्ज होगा? इंसुलेटर या कंडक्टर दोनों के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इंसुलेटर से भी, आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कंडक्टर से भी। तो चार्ज कंडक्टर भी गेन कर सकता है, और चार्ज जो होता है वो कौन गेन कर सकता है बेटा? इंसुलेटर भी गेन कर सकता है। क्लियर वर्ड्स में सुन लें कि कंडक्टर और इंसुलेटर इस बुनियाद पे नहीं होते कि वो चार्ज होते हैं या नहीं होते, वो इस बुनियाद पे होते हैं कि उनमें से करंट फ्लो करता है या नहीं करता। चार्ज होना न होना एक अलग चीज है। चार्ज होने का मकसद है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की तादाद अनबैलेंस्ड होना। करंट का मकसद है उन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो। करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज चार्जिंग बॉडी की जो होती है वो ड्यू टू द अनबैलेंस ऑफ चार्ज होता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन आप इंसुलेटर से भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आप कंडक्टर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चार्जेस का फ्लो जो होगा, जिसको हम करंट कहते हैं, वो इंसुलेटर के अंदर नहीं होगा, वो किसके अंदर होगा? सिर्फ कंडक्टर। तो चार्ज होने का ताल्लुक इंसुलेटर और कंडक्टर के साथ नहीं होता। ठीक, तो आप कहोगे कि इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स कैन बी चार्ज। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो होती है वो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब आ जाते हैं इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक होती है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस या वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बेटा अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करें और उसमें उसको इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली दें या उसमें से यूनिफॉर्मली निकालें, जैसे ये होता है बेटा। देखिए बेटा, अगर ये बॉडी है हमारे पास, सपोज करें अगर इस तरह से होती है बेटा, अगर इस तरह से होती है, ठीक है, कि अगर आपने इसको चार्ज किया है, मीन्स उसके सरफेस के ऊपर चार्ज जो होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, इस तरह से। तो ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये उस बॉडी के पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज फैल जाए या सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर फैले। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करते हैं
तो आप उसको इलेक्ट्रॉन दें जो उस बॉडी के हर हिस्से पे इक्वल इक्वल तकसीम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे पेन की मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं, जितने भी स्टूडेंट है सबको अगर एक एक पेन मिले तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर किसी भी बॉडी के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो हर एटम से अगर निकाले एक एक, तो सब पूरी बॉडी के हर एटम से हमने क्या निकाल लिया, एक एक एटम निकाले। हम कहेंगे उस पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। या अगर एक इलेक्ट्रॉन दें तो उस बॉडी के हर एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दें। मीन्स इक्वल इक्वल अमाउंट में किसी भी बॉडी के हर हिस्से से इक्वल अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाले या इक्वल अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉन दें, उस बॉडी के हर हिस्से पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो तो उसको क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। फिर ये सरफेस पे भी हो सकती है, वॉल्यूम के अंदर भी हो सकती है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयन होते हैं ना, पूरे इलेक्ट्रोलाइट के वॉल्यूम में इक्वल इक्वल डिस्टेंस से फैले हुए होते हैं। तो ये वॉल्यूम भी चार्ज और सॉलिड का भी हो सकता है। मोस्टली सॉलिड का सरफेस चार्ज होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो सॉलिड का भी पूरा वॉल्यूम चार्ज कर सकते हैं। मोस्टली उसका कौन सा होता है बेटा, सरफेस चार्ज होता है बेटा। या अगर इस तरह से स्फीयर है बेटा, तो स्फीयर को अगर हम चार्ज करें तो स्फीयर के अंदर ये चार्ज इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हो बेटा। इस तरह से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हो तो ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे बेटा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे बेटा। दूसरी होती है बेटा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई भी बॉडी है वो इस तरह से बनी हुई है जिसकी एजेस होती है बेटा, इस तरह शार्प एज होती है, जैसे चाकू होता है ना उसकी शार्प एजेस होती है। तो जब आप इसको चार्ज करोगे ना बेटा, तो इसके अंदर ये जो एजेस होती है ना बेटा, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा होती है, बाकी हिस्सों पे चार्ज क्या होती है, कम होती है। तो जब कोई भी चीज बेटा ये जो होती है, जब कोई भी चीज होती है जिसके चार्ज एजेस होते हैं, जब आप उसको चार्ज करते हो तो चार्ज ज्यादातर जो ये शार्प एजेस होते हैं ना, कोने होते हैं ना, उनके अंदर जाके ज्यादा जो है वो रिजाइड करती है। तो ऐसी बॉडी जिसके हर हिस्से के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज न हो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच पार्ट ऑफ बॉडी बेटा। ठीक है, तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो अपने सिलेबस के अंदर है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस है। हमारे पास इससे आगे जब भी हम कहेंगे कि इस बॉडी को हमने चार्ज किया है, तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। एक होती है बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ बेटा। इसको लेमडा से जाहिर किया जाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ बेटा। ये इसका यूनिट हो जाता है बेटा कूलम्ब
पर मीटर होता है बेटा। ठीक है, ये होती है बेटा। ये किस चीज के ऊपर होती है बेटा? ये जो रॉड्स वगैरह होती है ना, इस तरह से, अगर कोई पतली सी चीज हो, रॉड वगैरह इस तरह से हो बेटा, जिसकी लेंथ हो लेकिन इसका कोई विड्थ या थिकनेस वगैरह ना हो, जैसे लीनियर एक्सपेंशन होती है ना, ऐसी चीजें रॉड की तरह, या ऐसी पतली चीजें जिनकी लेंथ हो, जिनका वॉल्यूम कोई खास ना हो, उनको जब हम चार्ज करते हैं तो उनकी पूरी लेंथ चार्ज होती है। मते होती निकल बाहर में, बाहर बन जाए, लेकिन किताब खड़ी में खड़। हाँ। तो बेटा अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसकी सिर्फ लेंथ है, तो उस पूरी चीज के लेंथ के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो होती है इसको हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। और ये क्या होती है बेटा? कूलम पर मीटर के, इसकी पूरी लेंथ के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, इसका कोई वॉल्यूम होता नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ऐसी जो लीनियर चीजें होती है ना, उनको जब हम चार्ज करते हैं तो उनकी पूरी लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ बेटा। दूसरा होता है बेटा हमारे पास बेटा, दूसरा जो होता है बेटा वो होती है एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, जिसको हम कहते हैं बेटा सिग्मा। इसको हम कहते हैं बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये मोस्टली सॉलिड के अंदर होती है बेटा, जैसे सॉलिड की शीट्स होती हैं या मुख्तलिफ कोई भी चीज हो, तो इसको हम कहते हैं बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसका यूनिट कौन सा होता है बेटा? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। जैसे बेटा कोई शीट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये शीट है बेटा, आपने इस शीट को चार्ज किया तो इसकी पूरी एरिया जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा? इसके ऊपर ये चार्ज तकसीम हो जाती है यूनिफॉर्मली। तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा बेटा? इसको हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, लेकिन किसके ऊपर है बेटा? एरिया के। अब अगर कोई स्फेयर है, जैसे सॉलिड का कोई भी स्फेयर है, उसको आपने चार्ज किया, उसका पूरा सरफेस चार्ज से भर गया बेटा, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगी बेटा? ये भी एरिया चार्ज। मींस जब एरिया के अंदर होता है ना, तो उस चीज का अंदर वॉल्यूम न्यूट्रल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोहे का आपके पास बाल हो, उसको आप चार्ज करो, तो चार्ज उसके सरफेस पे तो हो, लेकिन उसका अंदर न्यूट्रल होता है। जब किसी भी चीज का एरिया चार्ज होता है ना, तो उसका अंदर न्यूट्रल होता है, क्योंकि चार्जिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं? सरफेस। ठीक है, मोस्टली अगर आप नॉर्मली किसी चीज को चार्ज करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? सरफेस से। इसलिए जो उसका सरफेस चार्ज होता है, बाकी अंदर उस चीज का बॉडी का क्या होता है? न्यूट्रल रहता है। जैसे आप इसको इस तरह से कह लें कि ये जो होता है बेटा, इस तरह से अगर आप बाल लें, उसको चार्ज करें, उसका सरफेस तो चार्ज हो जाए, लेकिन उसका अंदर जो है वो क्या रहे बेटा? न्यूट्रल ही हो। तो मोस्टली ऐसे ही होता है अगर कोई सॉलिड की चीज होती, क्योंकि चार्जिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना होता है या इलेक्ट्रॉन लेना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मिट्टी का कोई बाल है, आप उसके ऊपर इंक ड्रॉप करोगे, तो वो इंक उसके सरफेस के ऊपर फैलेगी, पूरे वॉल्यूम के अंदर तो नहीं फैलती ना। मीन्स उसका अगर आप कलर करोगे तो भी उसका सरफेस कलर होता है, बाकी अंदर तो उसका कलर नहीं होता ना। दीवार को आप कलर करते हो तो उसका सरफेस होता है। इसी तरह से अगर आप दीवार को चार्ज करोगे ना, तो दीवार का सरफेस चार्ज होगा, अंदर दीवार जो होगी न्यूट्रल, क्योंकि अंदर वाले एटम से न हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही उसको हम देते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा होगी सरफेस। अंदर हम चाहें तो मुख्तलिफ प्रोसेस से पूरे उसके वॉल्यूम को हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो चार्ज होती है वो कहाँ पे होती है? सरफेस पे होती है बेटा। और तीसरा कौन सा होता है बेटा? तीसरा होता है बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद होता है बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी का पूरा वॉल्यूम चार्ज होता है इसको कहते हैं बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम्ब पर मीटर क्यूब बेटा। इसके अंदर पूरा किसी भी चीज का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली चार्ज होता है। तो किसी भी बॉडी का अगर पूरा वॉल्यूम चार्ज हो, हम कहेंगे उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कौन सी है? पूरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, पूरा वॉल्यूम चार्ज है। ठीक है, और अगर किसी के एरिया के ऊपर है उसको एरिया चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और अगर किसी की लेंथ पे है तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आगे काम आएंगी। अभी प्रॉपर्टीज रहती है बेटा चार्ज की, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।